अस्सलामुअलैकुम। आपको जैसा पता होगा कि आपके पेपर्स में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो 5 ईयर्स से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऐसे भी होते हैं जो वो कंसिडर करते हैं कि जैसे पेपर आउट आ गया। तो अक्सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपकी बुक से आते हैं। तो अगर आप बुक के क्वेश्चंस को ही सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको समझने में और सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आज हम यही चीज डिस्कस करेंगे और मैं हूं तलहा सलीम जो कि वी ट्यूशन से बात कर रहा हूं। ये पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। चैप्टर होम्योस्टेसिस में मैंने जैसा कि आपको कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले आपके बुक में कुछ जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं वो है डिटेल्ड आंसर्स। और उसमें पहला सवाल है डिस्कस कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पर आपको ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से प्लांट के बेसिकली डिफरेंट टाइप्स लिखनी है। उसमें जैसे हाइड्रोफाइट्स आ जाते हैं, हेलोफाइट्स आ जाते हैं और जीरोफाइट्स हैं, फिर मीजोफाइट्स हैं। तो आपने सबको डिस्कस करना है, उनके एडेप्टेशंस लिखनी है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड हाउ डज इट अकर इन हाइड्रा प्लेनेरिया अर्थवर्म एंड कॉकरोच। तो एक्सक्रीशन क्या है कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, या कोई भी चीज जो एक्सेस में हो या टॉक्सिक कंपोनेंट्स उन्हें अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए तो ये एक्सक्रीशन है। और हाइड्रा में किस तरह होगा तो आप हाइड्रा में एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रा में थ्रू आउट द पूरी बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू इससे इन्वॉल्व होती है और डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाती है। इसी तरह फिर प्लेनेरिया अर्थवर्म है, अर्थवर्म में दोनों के अंदर स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, प्रोटोनेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया। और उसके बाद फिर कॉकरोच में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, आप उनका डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन विद इलस्ट्रेशंस। अब यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन में मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन में क्या है कि टू अ पेयर ऑफ किडनीज हैं जो कि बीन शेप की होती हैं। और उसके बाद कनेक्टिंग डक्ट होती हैं, यूरेटर है, ब्लैडर है और उसके बाद यूरेथ्रा आ जाता है। तो यहाँ पर जो आप एक्सप्लेन करेंगे तो यूरिनरी सिस्टम को सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर आप उसके कंपोनेंट्स को लिखेंगे और फिर आप एक एक कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये याद रहे कि किडनी जब आप एक्सप्लेन करने पाएंगे या पेयर ऑफ किडनीज, तो किडनी में ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 1 पेज या 2 पेज का आप किडनी लिख दें, क्योंकि किडनी में बहुत लंबी की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से लिखना है कि आपको किडनी भी एक्सप्लेन करनी है और साथ साथ बाकी भी बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स भी एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट बता भी सकते हैं किस तरह यूरिन पास होता है और किस तरह यूरिन यहाँ पे बेसिकली यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ रहा है। अब इलिस्ट्रेशन यहाँ पे, तो इलिस्ट्रेशन जो इसकी तस्वीर है वो बुक में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। जस्ट सिंपल एक डायग्राम होती है कि आप किडनी और उसके साथ 2 यूरेटर आप कनेक्ट कर दें और फिर ब्लैडर और यूरेथ्रा ये आप कर दें, तो एक इलिस्ट्रेशन एक सिंपल सी डायग्राम बन जाएगी। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। तो रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी में थोड़ी आप ये थोड़ी एक्सप्लेन करने के लिए आप इसे थोड़ी प्रॉपर एक प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे इसमें काफी ज्यादा एक्सप्लेन हो सकता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसमें तकरीबन 2 से 2.5 पेज का तो कम से कम लिखें इसे। ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में वही यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन है, तो आप उसे ही यहाँ पर ड्रॉ कर दें और उसकी लेबलिंग कर दें कि क्या क्या किस किस तरह ऑर्गन मौजूद है। क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स में आपको जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो किडनी स्टोन्स है, किडनी फेलियर है, तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद रेमेडीज, तो किडनी प्रॉब्लम्स जैसे किडनी स्टोन्स थी तो किडनी स्टोन्स आर ट्रीटेड बाय लिथोट्रिप्सी। और इसी के साथ साथ फिर किडनी फेलियर के भी फिर डायलिसिस है, उसमें भी 2 टाइप्स थी, तो आप वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप ये भी चीज एक्सप्लेन करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट होता है इन केस ऑफ ज्यादा अगर किडनी बिल्कुल ही खराब हो जाए तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाया जाता है। क्वेश्चन 7 इज हाउ डज दी थर्मोरेगुलेशन अकर इन मैमल्स। अब थर्मोरेगुलेशन मैमल्स में किस तरह होती है तो ये भी मैंने आपको बताया था, अडेप्टेशन टू कोल्ड एनवायरनमेंट और अडेप्टेशन टू हॉट एनवायरनमेंट। तो आप दोनों के हिसाब से बताएंगे। सबसे पहले आप कोल्ड एनवायरनमेंट का बताएंगे और उसमें आप फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस हैं। फिजियोलॉजिकल में फिर आप एक्सप्लेन कर देंगे सारी इरेक्शन ऑफ हेयर्स थे और इसके अलावा आप जो एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स है, तो आप ये सारी एक्सप्लेन करके फिर बिहेवियरल पे जाएंगे। और अच्छा, क्योंकि यहाँ पे एक मेंशन नहीं है कि किस हिसाब से बताना है, यानी इधर हॉट कंडीशन या कोल्ड, तो आप दोनों एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि हॉट और कोल्ड दोनों हिसाब से।
किस तरह मैमल्स अपनी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। डिस्कस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या होगा कि अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी मुख्तलिफ तरीकों से होती है, इधर ट्रांसपिरेशन है और रोटेशन है, या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डिपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स हो जाती है इन दी बार्क और दी सेल्स विच आर नियर टू डेथ, तो उनमें हो जाती है। आप ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे विद हेडिंग्स। क्वेश्चन 9 इज ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब आप देख लें ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस सवाल को आप बिल्कुल ऐसा घोल के आप पी जाएं और कोशिश करें कि इसकी डायग्राम, अच्छा ऐसे ही नहीं कि बिल्कुल आपने डायग्राम लिया और डायग्राम बस जैसे एक रफली डायग्राम, तो अब क्योंकि सवाल ही सिर्फ डायग्राम का है तो आप उसमें प्रॉपर मेंशन करें। और अच्छा सिर्फ ये मेंशन यहाँ पे ये नहीं बनाइएगा जैसे आपने किडनी बनाई, किडनी से यूरेटर ब्लैडर वगैरह, बल्कि कुछ वेन्स भी है, आप वो वेन्स भी वहां पे जिक्र करेंगे, वहां पे बनाएंगे। अब क्वेश्चन 10 आता है एक्सप्लेन कॉमन किडनी प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ये वही सवाल जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, किडनी स्टोन्स वाला। क्वेश्चन 11 इज डिस्कस दी होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। तो लिवर किस तरह अपने फंक्शंस परफॉर्म करवाता है, तो वो डीएमाइनेशन उसके अंदर और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो गया, और इसके अलावा विटामिन स्टोर कर रहा था लिवर और डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा था। तो ये सारी चीजें आपके कोई 6-7 हेडिंग्स हैं, आप वो सारी एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर डिटेल क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं और क्वेश्चन 3 की तरफ हम चलते हैं, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। अब शॉर्ट में ये बुक में तो रीजन और नॉन रीजन मिक्स हुए हुए होते हैं। तो पहला है ये सवाल, ये रीजन है व्हाई प्लांट सेल डज नॉट बस्ट इवन इफ प्लेस्ड कॉन्स्टेंटली इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला क्या था कि आप सेल देखें हाइपोटोनिक है इस हिसाब से, क्योंकि एनवायरमेंट उन्होंने बता दिया कि हाइपोटोनिक है, तो मीन्स मैंने आपको बताया था कि हाइपरटोनिक हमेशा वाटर गेन कर रहा है, तो इस वजह से अब क्योंकि कॉन्स्टेंटली वाटर मुस्तकिल सेल के अंदर दाखिल होता रहेगा, तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि सेल फट जाए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो बेसिकली उस प्रेशर को मेंटेन करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सेल नहीं फटता। तो ये एक रीजन है। इसी तरह क्वेश्चन 2 जो है वो भी रीजन है व्हाई हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन स्टेम और लीव्स। तो हाइड्रोफाइट्स यानी वो प्लांट से जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके पास क्यूटिकल क्यों नहीं होती। तो अब क्यूटिकल का काम पहले आप वापस रिकॉल करें कि क्यूटिकल क्या होती है। कि क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो कि स्टेम या लीव्स पर मौजूद होती है, जिसका काम क्या होता है कि वो एक तो ये कि सनलाइट को रिपेल कर रही होती है, और दूसरा ये कि वाटर को कंजर्व यानी वाटर को एवेपोरेट नहीं होने देती किसी भी बॉडी से। तो अब क्योंकि हाइड्रोफाइट्स ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पानी बेतहाशा है, तो अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी वाटर की लॉस की, जिसकी वजह से इनके पास क्यूटिकल नहीं है। तो अब इनके पास क्यूटिकल इसी वजह से नहीं क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर लॉस की। क्वेश्चन 3 इज जो अगेन रीजन है मेरीन प्रोटोजोआ डू नॉट हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ना होने की एक वजह ये होती है कि इनकी बॉडी से ये ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ से हाइपरटोनिक होता है, तो इनकी बॉडी से मुस्तकिल पानी निकल रहा होता है। तो इन्हें क्योंकि वाटर कंजर्व करना है और लॉस से बचाना है, तो इस वजह से इनकी बॉडी में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होता। क्वेश्चन 4 है, अब ये नॉन रीजन है, डिफाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस में कौन से आ जाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है, और उसके अलावा थर्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है आसान लफ्ज में कि आपकी बॉडी में जो भी फ्लूइड है यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट, उनकी मेंटेनेंस के कहीं ज्यादा कम ना हो, वो सारी चीज कहलाती है ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या है कि आपकी बॉडी में जो भी अनवांटेड सब्सटेंस या एक्सेस कोई भी चीज मौजूद है या कोई टॉक्सिक कंपोनेंट्स, उनकी आपकी बॉडी से रिमूवल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। थर्मोरेगुलेशन नाम से वाजे, थर्म मींस हीट, तो थर्मोरेगुलेशन कहते हैं कि द रेगुलेशन या द मेंटेनेंस ऑफ अ टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी एक खास अच्छा सेट पॉइंट से, यानी 37 ह्यूमन का टेम्परेचर है तो नॉर्मल, तो इसी टेम्परेचर पर अगर हमारी बॉडी कोशिश करती है यही टेम्परेचर बॉडी में मेंटेन रहे, तो ये कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। Question 5 is again non-reasoning, which is define positive and negative feedback with example. अब याद करें कि आपको मैंने फीडबैक मैकेनिज्म बताया था कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि आपकी बॉडी में मुख्तलिफ चेंजेस हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी में कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी कुछ इकदाम करती है,
और उस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी दो टाइप्स थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि पॉजिटिव रेफर्स टू कि अगर आपकी बॉडी में कोई एक चेंज आए, वो इंक्रीज है, तो आपकी बॉडी होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए उस चीज को मजीद इंक्रीज कर दे, इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। जबकि नेगेटिव इसका ऑपोजिट होता है। यानी नेगेटिव में क्या है कि अगर कोई एक चीज आपकी बॉडी में इंक्रीज हुई है तो आपकी बॉडी उसे कम कर दे टू मेंटेन अ होमियोस्टेसिस, इट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब विद एग्जांपल्स के साथ आपको डिफाइन करना है। तो पॉजिटिव की जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखी है कि अगर आपकी बॉडी में फीवर होता है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, और आपकी बॉडी क्या करती है कि जब आपको आपकी बॉडी, क्योंकि टेम्परेचर राइज क्यों हुआ कि आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल पैथोजेंस आपकी बॉडी में आ गए, तो अब आपकी बॉडी में टेम्परेचर जैसे ही राइज हुआ उसको मजीद इंक्रीज किया जाएगा ताकि आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स अच्छी तरीके से उन जो भी आपके पैथोजेंस हैं उनको आपकी बॉडी से निकाल सकें, उन्हें खत्म कर सकें। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्योंकि एक चीज इंक्रीज है उसको डिक्रीज किया जा रहा है। तो जस्ट लाइक कि आप फॉर एग्जांपल कोई ज्यादा मीठा खा लेता है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज होगा तो इसको मजीद बढ़ाने से आपकी बॉडी को ही नुकसान पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपकी बॉडी इस जो भी ये एलिवेटेड लेवल है ग्लूकोज का, इसको कम कर देगी ताकि एक नॉर्मल लिमिट पे, ताकि आपकी बॉडी में एक खास ब्लड में खास ग्लूकोज का लेवल ही मेंटेन रहे। अब क्वेश्चन 6 है, इनलिस्ट ऑस्मोरेगुलेटरी एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। देखें क्वेश्चन में यहाँ पर इनलिस्ट लिखा हुआ है। इनलिस्ट का मकसद ये होता है कि जस्ट आपने नेम मेंशन करने हैं, और यहाँ पर कहीं पे भी डिफाइन का नहीं है, वरना यहाँ पे मेंशन होता है इनलिस्ट एंड डिफाइन। तो जस्ट इनलिस्ट में आपने जस्ट हेडिंग्स यहाँ पे लिखनी है। तो वो मैंने मेंशन कर दी कि वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स होती है, स्टोर करते हैं सॉलिड वेस्ट को, मेटाबॉलिक वाटर यूज करते हैं, और इसके अलावा स्टोरिंग द वेस्ट। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो ऑस्मोरेगुलेटरी एडेप्टेशन हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। क्वेश्चन 7 इज इनलिस्ट होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। तो अब होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर में भी अगेन यहाँ पे इनलिस्ट है, तो आपने वही 6-7 हेडिंग्स है, आपने वो पूरी लिख दी। क्वेश्चन 8 इज ड्रॉ द चार्ट ऑफ ऑर्निथीन या फिर यूरिया साइकिल। तो ये दोनों एक ही नाम है, अगर यूरिया साइकिल लिखा जाए तो भी आप ये बनाएंगे, ऑर्निथीन साइकिल बोला जाए तो भी आप ये बनाएंगे, क्योंकि देखें इसमें फाइनल प्रोडक्ट यूरिया बन रहा है, इस वजह से इसको यूरिया साइकिल भी कहा जाता है। और ऑर्निथीन साइकिल इस वजह से कहा जाता है कि पहला ये जो बेसिकली पहला प्रोडक्ट है वो पहला कंपाउंड है वो ऑर्निथीन है इस साइकिल का। इस साइकिल में क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो टॉक्सिक अमोनिया होता है उसकी टॉक्सिसिटी कम कर दी जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्निथीन साइकिल। तो ऑर्निथीन साइकिल में क्या है कि ऑर्निथीन सबसे पहले प्रोडक्ट है, उसको अमोनिया में, अमोनिया है, ऑर्निथीन एक कंपाउंड है, उसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई जाती है और वाटर रिमूव हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है इट इज सिट्रुलिन। अब सिट्रुलिन में अगेन अमोनिया ऐड होता है, तो आपकी बॉडी में क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक है तो उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना है, तो अब वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, फिर आर्जिनिन बना, और फिर आर्जिनिन में जब वाटर ऐड होता है तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है विच इज दी यूरिया। ये यूरिया जो है फिर आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है बाय एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू। क्वेश्चन 9 इज स्टेट दी नेम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स ऑन किडनी। तो यहाँ पे कुछ नाम है, जैसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन होती है वेसोप्रेसिन, या फिर एल्डोस्टेरोन और पैराथॉर्मोन, ये 3 हार्मोन है जो कि किडनी में काम कर रहे होते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये एडीएचए, जिसे दूसरा नाम वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, उसका काम क्या है कि ये वाटर रीअब्सॉर्ब करवा रहा होता है। एल्डोस्टेरोन की मैं बात करता चलूँ तो एल्डोस्टेरोन जब आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल बेसिकली कम हो जाए आपकी बॉडी में, तो ये एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सोडियम वापस रीअब्सॉर्ब होता है। In case of parathormone, if your body requires calcium ions, then parathormone is released due to which the reabsorption of calcium ion is increased. So now we will move on to, let's move on to the question 10, which is the define renal failure and kidney stone. Renal failure को आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी आपकी किडनी फंक्शनिंग को कम कर दे, या ये कि आपकी किडनी काम करना कम कर दे, तो ये सारी चीजें किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कहलाती हैं। और किडनी स्टोन्स वही के ये सॉलिड इरेगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बेसिकली बनते हैं डिपोजिशन से, मुख्तलिफ चीज़ों की डिपोजिशन होती है, इस वजह से ही किडनी स्टोन्स बनते हैं।
क्वेश्चन 11 है डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म और डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, तो ये वही आप यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन 12 डिफाइन व्हाई एक्सक्रीशन डज नॉट पोज प्रॉब्लम इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन की कोई यानी एक्सक्रीशन जो है प्लांट्स में वो इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम कॉज क्यों नहीं करता, उसकी वजह ये है कि देखें रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एक होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपने कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म रिएक्शंस पढ़े होंगे, और अगर आपने नहीं इनको पढ़ा है, आपको नहीं इस बारे में पता, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। वहां पर मैं आपके क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ, या आपको इस लेक्चर के अलावा कोई भी दूसरा लेक्चर से क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। तो हमारी मजीद जो वीडियोस आ रही होती है, मजीद चैप्टर्स, आप वो भी उससे आगाह हो सकते हैं। So let's get back to on the topic. So excretion, because the rate of catabolism is much lower in plants than animals. और दूसरी वजह ये भी होती है कि प्लांट्स जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उनका बनता है कैटाबॉलिज्म का, तो वो अपने एनाबॉलिक रिएक्शंस में उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये एक रीजन है, और भी रीजन हो सकते हैं। अब आपकी बॉडी में जो सॉरी आपके बुक में जो क्वेश्चन 4 है, विच इज दी डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। तो पहले ये वाटर पोटेंशियल जिसे कहते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर जिसकी वजह से ऑस्मोसिस रुक जाए, या इन शॉर्ट ये कि लिक्विड बहना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से गुजरना रुक जाए, तो ये बेसिकली कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोथोट्स मैंने आपको बताया था कि जिस तरह स्टोमेटा होते हैं लीव्स पर, उसी तरह लीव्स पर एक थोड़ी ओपनिंग्स भी होती हैं कुछ और, जिन्हें हाइड्रोथोट्स कहते हैं, और इनके जरिए से वाटर ड्रॉपलेट की सूरत में निकलते हैं। इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। हेलोफाइट्स अगेन वो प्लांट्स जो कि ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे नमक ज्यादा है, यानी दोज एरियाज आर कॉल्ड मार्शी एरियाज। एक्टोथर्म्स और फीवर का पहले मैं आपको बता दूं चलूं कि फीवर क्या है, कि फीवर को पायरेक्सिया भी कहते हैं। और पायरेक्सिया इसलिए कहते हैं कि आपकी बॉडी में जब टेम्परेचर राइज हो जाता है, आपकी बॉडी में जब कोई पैथोजेंस आते हैं, तो आपकी मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो पायरोजेनिक केमिकल है रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस वजह से फीवर को पायरेक्सिया कहते हैं, और ये फीवर है की डेफिनेशन है। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज जो मैंने थोड़ी बाय मिस्टेक गलत बता दी, वो ये कि एक्टोथर्म्स का मैंने आपको शायद बता दिया कि सॉरी हेट्रोथर्म्स का मैंने आपको बता दिया था कि दे मेंटेन अ कांस्टेंट। तो हेट्रोथर्म्स बेसिकली वो जानवर होते हैं जिनमें टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट फ्लक्चुएट कर रहा होता है, यानी काफी वाइड रेंज में ये अपना टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं, वो हेट्रोथर्म्स होता है। एक्टोथर्म्स कौन से हैं, कि एक्टोथर्म्स को होम्योथर्म्स भी कहा जाता है, या वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। ये वो एनिमल्स हैं जो जिनमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है, यानी जैसे हम वार्म ब्लडेड हैं तो हमारा ताल्लुक एनवायरनमेंट से नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ज्यादा सर्दी लग रही हो तो हमारी बॉडी बिल्कुल यानी सेम हम ज्यादा सर्दी में भी रह सकें, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा सर्दी पड़ती है तो उस कंडीशन में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज्यादा हीट जनरेट नहीं कर सकती कि हम बाहर के एनवायरनमेंट से कोप कर सकें। बिसाइड्स दैट इन एंडोथर्म्स जो कि कोल्ड ब्लडेड भी है, उन कंडीशंस में क्या है कि वो अपना टेम्परेचर अपना बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि अगर ज्यादा टेम्परेचर राइज या फ्लक्चुएट होता है तो उस कंडीशन में एंडोथर्म्स भी इतना टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते, तो वो भी कुछ शेल्टर्स ढूंढते हैं या कुछ इकदाम करती हैं उनकी बॉडी में। अब ये आपकी बुक का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें डिस्टिंग्विश यानी बेसिकली डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। तो हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स है, वो प्लांट्स जो कि वाटर में पाए जाते हैं। जीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स दैट आर फाउंड इन दोज एरियाज जहाँ पे पानी की कमी हो। तो हाइड्रोफाइट्स में क्यूटिकल नहीं है, जीरोफाइट्स में थिक क्यूटिकल होती है, क्योंकि इन्हें वाटर कंजर्व करना है। हाइड्रोफाइट्स में रूट बहुत लिमिटेड होती हैं, और जीरोफाइट्स की रूट्स जो होती है वो डीप डाउन यानी बहुत ज्यादा जमीन के अंदर जाती हैं, यानी वर्टिकल रूट्स, या फिर ये के हॉरिजॉन्टल रूट्स भी होती है। और इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स की अगर बात की जाए तो हाइड्रोफाइट्स को कोई इतनी ज्यादा वाटर कंजर्व करने की नीड नहीं है, जबकि जीरोफाइट्स क्या होता है कि वो अपने बॉडी के अंदर ही वाटर कंजर्व करते हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स भी जिन्हें कहते हैं। अब दूसरा डिफरेंशिएट है वो है
बिटवीन प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया। तो प्रोटोनेफ्रीडिया में आप लिख देंगे कि फ्लेम्स बेसिकली ये जो पाए जा रहे हैं वो प्लेनेरिया में पाए जा रहे हैं, और मेटानेफ्रीडिया जो है वो अर्थवर्म में पाए जा रहे हैं। और इसी तरह आप थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल बता दें और एक एक फंक्शंस बता दें तो आपका ये रीजन यहाँ तक ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। एक्टोथर्म्स एंडोथर्म्स का अभी मैंने आपको बताया था कि यही है। यहाँ पर वापस देखें कि एक्टोथर्म्स को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि होम्योथर्म्स हैं, जबकि एंडोथर्म्स जो अच्छा एक्टोथर्म्स जो एंडोथर्म्स जो है वो किलोथर्म्स, और इसी के साथ साथ एक्टोथर्म्स जो है वार्म ब्लडेड कहते हैं, एंडोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड, एक्टोथर्म्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एंडोथर्म्स वेरिंग बॉडी टेम्परेचर। इसमें एनवायरनमेंट का कोई रूल नहीं है, एंडोथर्म्स में एनवायरनमेंट का रूल है। तो इस तरह ये डिफरेंट आप रीजन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बुक के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर आपको बुक के क्वेश्चन आंसर्स या फिर ये के इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, कोई रीजन या कोई क्वेरीज आपको पूछनी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे पूछ सकते हैं। और हमारा प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म वी ट्यूशन से, जिसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहां पर जाएं, हमारी वेबसाइट विजिट करें, और वहां से आपको यही आपको नोट्स और इसके अलावा तमाम लेक्चर्स, हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिवाइडेड करते हैं अपने चैप्टर्स को। तो आपको डिफरेंट लेक्चर्स के नोट्स, प्रेजेंटेशंस और क्विजेस मिल जाएंगे, जो कि हमने कोशिश करे हैं कि आसान से आसानतर बनाएं, ताकि आप उनसे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके लिए अलावा मुझे आज के लिए दीजिए आप इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।